नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ही एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर पढ़ना शुरू करेंगे। ये बिंदु हमारे सामने जब हम भाषा, विचार एवं अभिव्यक्ति वाले बिंदु को पढ़ रहे होते हैं उस समय हम इसके बारे में पढ़ते हैं कक्षा में। जैसे एक बालक के लिए बालक के जो विचार हैं वो कैसे बनते हैं, बालक जैसे भाषा का अर्जन करता है वो कैसे भाषा सीखता है। पहले विचार बनते हैं, फिर उनकी अभिव्यक्ति आती है और अभिव्यक्ति में भी लिखित अभिव्यक्ति यानी कि लिख कर खुद को अभिव्यक्त करना, फिर मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोल कर खुद को अभिव्यक्त करना हो। तो अभिव्यक्ति में ये लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति विस्तार से हमने कक्षा में इसको लेकर बात की ही है। आज जो हम इस चर्चा में विशेष रूप से ध्यान देंगे, हम समझेंगे कि विराम चिन्हों का जो उपयोग है अभिव्यक्ति में, और विराम चिन्हों का प्रयोग किस अभिव्यक्ति में होगा, तो आप सहज ही क्या कह पाएंगे कि जब हम मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं या उच्चारण करके अपनी बात को बताते हैं, हम अपनी विचार हो, ज्ञान हो, अनुभव हो, हमारा कोई मत हो या दृष्टिकोण हो, जब हम मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा उसको बताते हैं या अभिव्यक्त करते हैं तो उस समय तो विराम चिन्हों का प्रयोग हम नहीं करते, या हम कर रहे होते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता कि हमने विराम चिन्ह का उपयोग किया है। लेकिन जब लिखित अभिव्यक्ति की बात आती है, तो पाठक को पढ़ते समय कहाँ कितनी देर के लिए रुकना है इसका ज्ञान कैसे होगा। इसका अर्थ हुआ कि पाठक के लिए उसको पढ़ते समय किस वाक्य पर, किस बिंदु पर कितनी देर के लिए रुकना है, इसके लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जैसे हम यदि इसको समझें विराम चिन्हों का प्रयोग, तो यहां यदि हम विराम का अर्थ भी देखें तो क्या हम अर्थ कहेंगे? रुकना। यानी कि पाठक को कहां कितनी देर के लिए रुकना है इसकी जानकारी पाठक को कैसे होगी? विराम चिन्हों के प्रयोग से ही तो होगी। जब हम बोल रहे होते हैं, जब हम मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं, उस समय तो हम इन चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं, अनजाने में ही कर लेते हैं क्योंकि हम इतने अभ्यस्त हैं उन चीजों के, यानी कि वो अनायास ही वो प्रयोग होता रहता है। लेकिन जैसे ही बात लिखित अभिव्यक्ति की आएगी, जब हम लिख कर अपनी बात को बता रहे होंगे, तो वहां पाठक को यह समझने के लिए कि कहाँ कितनी देर के लिए रुकना है, कहाँ किस प्रकार के भाव प्रकट करने हैं, कहाँ उसको विस्मय का भाव प्रकट करना है, कहाँ उसको आश्चर्य का भाव प्रकट करना है, कहाँ उसको प्रश्नसूचक भाव प्रकट करना है, इसका पता पाठक को कैसे चलेगा? इसका पता पाठक को चलेगा विराम चिन्हों के प्रयोग से। यानी आप ये कहें कि लिखित अभिव्यक्ति में विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। लिखने वाले व्यक्ति के लिए, एक लेखक के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना, विराम चिन्हों के बारे में जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो पहले आप एक वाक्य तो यही लिख लीजिए, फिर विराम चिन्हों को भी हम देखेंगे कि किस विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है। जब आप इस बात को समझ रहे होंगे, विराम चिन्हों के बारे में आप जान रहे होंगे, फिर जब आप पढ़ते हैं किसी भी विषय वस्तु को लेकर, किसी भी बिंदु को लेकर, तो आप पाएंगे कि आप और अधिक लेखक से जुड़ पाएंगे। आप पुस्तक को पढ़ते समय जैसा लेखक चाहता है कि आप उसको जिस गति से, जिस भाव के साथ में पढ़ें, आप वही भाव ग्रहण कर पाएंगे। तो एक बिंदु तो हम ये कहेंगे कि लिखित अभिव्यक्ति में विराम चिन्हों का उपयोग लिखित अभिव्यक्ति में विराम चिन्हों का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है यानी कि वक्ता को बोलते समय, या आप कह लीजिए पाठक को पढ़ते समय। जैसे आप देखेंगे, अभी आप यदि निरीक्षण करके, अवलोकन करके देखेंगे कि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, एक वाक्य पूरा करता हूं,
तो वाक्य पूरा करने के बाद कहां कितनी देर के लिए रुकना है, अब ये मैं तो जान रहा हूं, लेकिन यदि कोई पढ़ रहा होगा, यदि कोई पाठक होगा, तो उस पाठक के लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि जब वो पढ़ना शुरू करेगा तो उसे पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है और कैसा भाव प्रकट करना है। तो जैसे आप स्पीच देखते होंगे, कोई वक्ता है, कोई स्पीच दे रहा है, तो वहां भी विराम चिन्ह होंगे, वहां भी विराम चिन्ह होंगे। उन्हीं विराम चिन्हों के आधार पर वक्ता कुछ समय का अंतराल रखता है दूसरे वाक्य को शुरू करने में। और कभी आप देखेंगे कि ये जो समय अंतराल है ये बहुत अल्प होता है, बहुत कम होता है। तो ये कहाँ कितनी देर के लिए रुकना है, कब कैसे भाव प्रकट करने हैं, ये वक्ता को या पाठक को विराम चिन्हों के द्वारा ही पता चलता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि लिखित अभिव्यक्ति में विराम चिन्हों का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। वक्ता को या पाठक को किस स्थान पर, किस बिंदु पर कितनी देर के लिए रुकना है, और रुकते समय भी यदि कोई भाव है तो कैसा भाव प्रकट करना है, यह जानकारी भी विराम चिन्हों से ही होती है। बात यहां तक की समझ आएगी। तो जैसे यदि हम बात करें कि कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, जैसे आप जानते भी होंगे, आप कहते होंगे कि पूर्ण विराम। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो शिक्षक ये कहते थे कि आपको एक वाक्य पूरा करने के बाद उसका पूर्ण विराम भी बताना है कि यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ अल्प विराम है, ये बताना होता था, जिससे जो अन्य विद्यार्थी हैं वो भी उस समय को समझें कि कहाँ आकर कितनी देर के लिए रुकना है। बात समझ आ गई। तो हम विराम चिन्हों के प्रयोग को देखते हैं, फिर एक उदाहरण देखेंगे। जैसे आप कहेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब हुआ कि वाक्य खत्म हुआ, उस वाक्य के बाद में पूर्ण विराम है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह क्या हुआ, आप ये वाला लगा देखते होंगे। आप जब पुस्तक पढ़ते होंगे, कोई भी लेख पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो आप देखते होंगे एक वाक्य समाप्त हुआ, एक वाक्य पूरा हुआ, उस वाक्य के पूरा होने के बाद आपको पूर्ण विराम चिन्ह दिखाई देगा। बात समझ आई होगी। एक होता है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह आप कुछ इस प्रकार का देखते होंगे। अल्प विराम का मतलब ही क्या हुआ कि यहां कुछ ही देर के लिए रुकना है। जितना विराम हम यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह के बाद लेते हैं, जितनी देर का अंतर या गैप जो होता है दूसरा वाक्य शुरू करने में यहां होता है, यहां उससे कम होता है। इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्प विराम चिन्ह। एक आप देखते होंगे अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह इस प्रकार का आप देखते होंगे। ये क्या है, ये अर्ध विराम चिन्ह है। एक आप देखते होंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इसके बारे में तो जानकारी होगी, यानी कि पाठक को पढ़ते समय कैसे भाव प्रकट करने हैं। पाठक को पढ़ते समय प्रश्नवाचक कि ये क्या बात हो गई, वो क्वेश्चन मार्क वाले ऐसे ही भाव प्रकट करने हैं, ऐसे ही भाव पाठक को दर्शाने हैं। एक विस्मय आदि बोध की यदि हम बात करें, विस्मय आदि बोध चिन्ह आप देखते होंगे। ये आपने जब इंग्लिश पढ़ा होगा, अंग्रेजी पढ़ते होंगे तो वहां भी आपने ये देखा होगा। एक आप देखते होंगे अवतरण चिन्ह, या आपको कहीं लिखा मिलेगा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह आप देखते होंगे। क्या है ये जो आप इस प्रकार के देखते हैं, ये क्या है, ये अवतरण चिन्ह है। ये अवतरण चिन्ह है। एक चिन्ह आप समझिए योजक, एक चिन्ह आप समझिए योजक, या इसको आप कह सकते हैं विभाजक चिन्ह भी। विभाजक चिन्ह या योजक चिन्ह आप देखते होंगे, ये विभाजक या योजक। जैसे आप दो शब्द एक साथ लिखते होंगे तो बीच में एक ये विभाजक या योजक चिन्ह लगाते होंगे। बात समझ पाए। तो ये कौन सा चिन्ह है, विभाजक या योजक आप कहेंगे। एक होता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, अब निर्देशक चिन्ह इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह। तो ये चिन्ह है। इसके अलावा एक आपको अपूर्ण विराम चिन्ह भी पढ़ने को मिलेगा।
जब आप पढ़ते हैं, कोई भी सामग्री आप पढ़ें तो आपको अपूर्ण विराम भी देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे 2 डॉट लगी हुई है, ये क्या है, ये अपूर्ण विराम है। ये इतना महत्वपूर्ण है एक पाठक के लिए और उतना ही महत्वपूर्ण है एक लेखक के लिए कि लेखक की बातों को पाठक उसी वास्तविक अर्थ के साथ ग्रहण कर पाए जिस वास्तविक अर्थ के साथ में लेखक ने लिखा है। जैसे इनका प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है आप देखें। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, रुको मत, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। अब यदि हम इसमें क्या करें, एक चिन्ह लगा देते हैं। हमने लगाया अल्प विराम चिन्ह, रुको मत जाओ। हमने क्या किया, रुको मत जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम किसी को रोक रहे हैं और उसको ना जाने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि वो जाए नहीं। अच्छा, अब इसमें देखिए कितना महत्वपूर्ण है इसका प्रयोग। यदि हम यहां लगाएं, यदि हमने अल्प विराम चिन्ह रुको मत के बाद लगाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एकदम इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, रुको मत जाओ। अब दोनों को यदि आप उच्चारण करके देखें, आप दोनों का उच्चारण करके देखें, यहां क्या है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। अंतर समझ में आया होगा। तो ये ध्यान रखना है एकदम कि लिखित अभिव्यक्ति में विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। एक वक्ता यदि है, एक पाठक यदि है, हम वक्ता को ले लें, पाठक को ले लें, तो पाठक को बोलते समय कहां किस बिंदु पर कितनी देर के लिए रुकना है, इसका बोध उसे कराने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। एक पाठक को पढ़ते समय कहां कितनी देर के लिए रुकना है, इस बात का बोध होने के लिए, वैसे भाव प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि विराम चिन्हों के प्रयोग को लेकर आपको एक समझबूझ बनी होगी। कुछ नया तो आपने आज भी सीखा ही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली चर्चा में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।